प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका अमन सोनी। यह हैं बिहार के आरा से और इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है मुझे कि मैं इनकी कुंडली का, इनके सवाल बड़े अजीब हैं। इन्होंने पूछा है, जरा सवाल सुनिए इनका। मुझे हर चीज बड़ी और ऊंची अच्छी लगती है। मतलब गाड़ी बड़ी हो, बंगला बड़ा हो, घर बड़ा हो और शौक बड़े हों, ऊंचे हों, आलीशान बंगला, आलीशान घर। मतलब इनके सवालों से ये बात तो बिल्कुल पक्के तौर पे समझा जा सकता है कि व्यक्ति भौतिकवादी है और भौतिकीय सुख सुविधाओं के प्रति इनका आकर्षण ज्यादा है। अब हो सकता है कि जब इस स्थिति में हो तो व्यक्ति फंसा फंसा सा रहे, पर अगर यहां पे मैं इसको किसी और अन्य तरीके से समझता हूं तो इसको यह भी समझने की स्थिति है कि व्यक्ति को परम भौतिकवादी नहीं होना चाहिए, मिमिकेबल थोड़ा सा होना जरूरी है। मैं ये आपको एक ऐसे ही बोल दे रहा हूं बात, पर यह बात भी सही है। अब ऐसी स्थिति और उसके बाद इन्होंने एक सवाल और भी कहा है कि पंडित जी आप इस तरीके से कुंडली का विश्लेषण कर दो कि मुझे दोबारा नहीं जाना पड़े, बहुत भटक चुका हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है, शुरू से लेकर के अंत तक कार्यक्रम देखा करिए, प्रत्येक दिन देखा करिए। एक बात और बताता हूं, यहां इस बिहार की समस्या जो आप लोगों को लगेगा कि मैं इतने दिनों से कहां गायब था, यहां इंटरनेट की समस्या इतनी ज्यादा है। मैं किस तरीके से यहां आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं ये मैं ही जानता हूं, ये मैं ही जानता हूं। यहां पे जहां मैं रह रहा हूं ये बहुत छोटी सी जगह है और यहाँ इंटरनेट को लेकर के बड़ी, यहाँ पे जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर उसको बोलते हैं, जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, मात्र दो लोग हैं। और दो लोग हैं और एक को छोड़ा तो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ा तो तीसरा नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति जो है वो बड़ी खतरनाक है। अब इंटरनेट नहीं तो आप काम नहीं करोगे और इंटरनेट नहीं तो फिर आपको ये शहर छोड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे ये या तो जगह छोड़नी होगी या तो फिर इंटरनेट इसी तरीके से किसी तरीके से खींच करके ले चलना होगा। बड़ी मशक्कत है, यहाँ बड़ी मशक्कत है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो जियो का नेटवर्क, पता नहीं एयरटेल का नेटवर्क, कोई भी अच्छे से काम नहीं करता है और यही स्थिति है, क्या कर सकते हैं। पहले तो कितनी सारी कंपनियां थी, किसी का लोग सिम लेकर के चला लेते थे। आजकल तो एक ही कंपनी है, एयरटेल, और वो भी बड़ी, उसके भी बड़े भाव बड़े हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 2050 शक संवत 1916, इस आधार पर आपकी कुंडली जो बनेगी वो चाहे जैसी बने, पर अगर मैं पंचांग की बात करता हूं तो पंचांग में इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं प्रायः ये बात कहता हूं कि जिस भी व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में होता है वो उत्तरायण वालों के अपेक्षा उनके जीवन में कष्ट की स्थिति थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब थोड़ी सी मशक्कत उनको करनी पड़ सकती है, पर यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुंडली की स्थिति अलग होती है और पंचांग की स्थिति अलग होती है। आपका जो बेस है, आपके जो कुंडली के प्रभाव हैं, वो कई बार इस बात पर भी निर्भर करते देखे गए हैं कि आपकी कुंडली का पंचांग कैसा है, क्योंकि वो बेस है, उसका वो आधार स्तंभ है। पंचांग जो 5 अंग जो बने होते हैं, तिथि, योग, करण, नक्षत्र और वार, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण। तो इस आधार पर अगर हम इनके पंचांग का विशद विश्लेषण करते हैं तो व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है। मतलब मशक्कत तो करनी होगी और विपरीत परिस्थिति का निर्माण भी होगा, क्योंकि उसका प्रभाव आपके ऊर्जा को कमतरी की तरफ लेके जा रहा है। मतलब संभव है कि आपके प्रभावों में थोड़ी सी कमजोरी देखी जाए, क्योंकि सूर्य जब दक्षिणायन होंगे तो निसंदेह थोड़ी सी समस्या करेंगे ही करेंगे। आत्मविश्वास कमजोर हो, धन के लिए भागना पड़े, जगह परिवर्तन करना पड़े, धन यहां से वहां भटकने की स्थितियों में जाता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म इनका हुआ है भाद्रपद मास में। व्यक्ति भद्र है, सुंदर है और सुंदर संतति पैदा करे, सुंदर पत्नी का मालिक हो और स्वयं भी सुंदर होता है। तो ये तीनों ही स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में बन रही हैं। जो जितना होना चाहिए उतना ही होता है। मतलब धन की स्थिति चाहे कहें, चाहे स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें, चाहे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें, चाहे व्यक्ति के समाज के स्थितियों के बारे में चर्चा करें, मतलब यहां पे आपको ये बात पक्के तौर पे सिद्ध हो जाती है कि अगर आप भाद्रपद मास में जन्मे हो तो किसी भी चीज की कमजोरी या कमतरी नहीं होती है। ईश्वर आपको वो सारी चीजें दे बैठता है
जिसकी आपको आवश्यकता होती है। दक्षिणायन में जन्म, भाद्रपद मास, शरद ऋतु। अब जब कभी काम करने की बात होती है तो आलस्य भी आएगा, और शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा तो कभी भी धन की कमी होने नहीं देंगे और हमेशा ही धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। अब यहां से व्यक्ति का मन, व्यक्ति का भाव, व्यक्ति के भावनाओं को प्रकट करने की जो शक्ति है, व्यक्ति के अंदर जो कल्पना की शक्ति है, ये चंद्रमा इन सब चीजों के कारक होते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, व्यक्ति का प्रभाव कितना बेहतर है, व्यक्ति सोच कितना अच्छा सकता है, व्यक्ति के अंदर जो कलात्मक गुण होते हैं वो कितने मजबूत हैं, और व्यक्ति स्वयं कितना बेहतर कर पाता है और कितना मजबूत है वो, ये सारी चीजें, वो चाहे वो शारीरिक रूप से हो, उसके शरीर में चाहे स्वास्थ्य कितना बेहतर बन रहा है, उसका शरीर कितना स्वास्थ्य से मजबूत है, वो स्वयं कितना मजबूत है, ये जो सारी चीजें होती हैं वो चंद्रमा से रेगुलेट या उनसे वो रिलेट करती हैं। शरद ऋतु मैंने बताया, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी, रविवार का जन्म। रविवार के जन्म होने के कारण, यहां ध्यान दो, इधर देखो, यहां मुझे यहां इधर देखो, रविवार का जन्म है। रविवार के जन्म होने का प्रभाव ये होता है, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, मतलब पीत वर्ण हो, अति चतुर, चपल, चंचल, चालाक, और रणभेरी बजने की देर है। रणभेरी बजने की देर है, ये तैयार है, जैसे सूरज उदय होता है उससे पहले ये स्वागत करने को बच्चा तैयार है। अगर देर तक न सोने की आदत हो तो ये जातक के लिए सबसे अच्छी बातों में से एक हो सकती है। क्लियर है? लड़ने के लिए तैयार होने का मतलब परिस्थितियों से लड़ना, अपने बुरे वक्त को टाल करके उसके जगह पे एक अच्छे वक्त का निर्माण करना, ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ आप कर सकते हो, रविवार के जन्मे लोग। आगे बढ़ता हूं, और शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा है ये, चाहे संतान के बारे में हो, चाहे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हो, चाहे उसके वाणी के प्रभाव के बारे में हो, ये सारी चीजें उसके अनुकूल होंगी। और सबसे जो अच्छी अनुकूलता की स्थिति होगी वो व्यक्ति के धन को लेकर के होगी। उसका मन शांत है, उसका व्यक्तित्व समुद्र से भी गहरा है। शतभिखा नक्षत्र, अब यहां पे व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा और थोड़ा प्रतिक्रियावादी बड़ा कम होता है, वो बोलता नहीं है, किसी भी सवाल का उत्तर बड़ा अपने को ही देकर के सिमटा देता है। बहुत हद तक की स्थिति ऐसी होगी तब वो किसी को प्रत्युत्तर दे या कुछ ऐसी चीजें बोले जो सामने वाले को थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि ये जन्म शुक्ल पक्ष का है और व्यक्ति लड़ने वाला नहीं है, ये दार्शनिक गुणों को रखने वाला है। और जो सबसे अच्छी और भी बात है कि शतभिखा में जन्मा है तो क्रिएटिविटी इनके पास बड़ी अजीब है, व्यक्ति कलाओं का मालिक होता है, पारखी होता है, नक्काशीदार काम करने वाला। और उसके बाद शतभिखा में जन्मे होने के कारण व्यक्ति किसी पे भी डिपेंडेबल नहीं रहना चाहता है, खुद के बल पे और घोड़े की लगाम हमेशा अपने हाथों में रखना चाहता है। ये सारी चीजें जन्म कुंडली में दिख रही हैं। ये मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे व्यक्ति खुद को ही सर्वस्व मानने के लिए काम करता है, वो किसी के अंडर में रहने के लिए इच्छुक नहीं है और ना तो उसकी परिस्थिति। हाँ, ये मालिक बन के रहे और हमेशा वही बना रहे। शूल योग, फिर भी कुछ तो कुछ ऐसी स्थिति में होती है, स्थिति जहां पे व्यक्ति को कुछ ना कुछ खटकती जरूर है और वहां वो व्यक्ति जाकर के हार सा जाता है। एक ऐसी फांस लगेगी, यहां एक ऐसी फांस लगेगी जिसको व्यक्ति जीवन भर ढोता है। अब ये तो जानने की बात है, समझने की बात है और पूछने की बात है। वणिजकरण, खुद का काम सबसे बेहतर, और शूद्र वर्ण के हैं राक्षस गण के। अब इसका एक अलग सा प्रभाव बताता हूं। दरअसल जो व्यक्ति शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होते हैं तो उनके अंदर एक बड़ी अद्भुत बात होती है, और वो ये है कि व्यक्ति भविष्य को झांकने की और भविष्य को देखने की क्षमता उसके नक्षत्र और ग्रह दे देते हैं। अगर भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, व्यक्ति उसे आसानी से समझ में आ जाती हैं। अगर आपको कोई भी चीज जो आप समझना चाहते हो उसको आप आराम से कॉपी पे लिख लो कि ये आपकी स्थिति है, मैं ये जानना चाहता हूं, और फिर जब आप स्वप्न के माध्यम से उसे देखो या जो भी चीजें दिमाग में बनती हैं हमारे अवचेतन या चेतन मन में, वो उसका कहीं ना कहीं से संबंध बन जाता है। मतलब शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने का एक सीधा सा स्पष्ट प्रभाव कि व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भविष्य में होने वाले और उसके साथ घटित होने वाले घटनाओं को आसानी से समझ सकता है। ये एक अच्छी और अद्भुत बात है। ये पंचांग।
आपकी राशि कुंभ की बनेगी, ये तो आगे चर्चा करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं इनकी कुंडली में लग्न चार्ट का अध्ययन, कल नवमांश का अध्ययन करूंगा, बने रहिएगा, कहीं नहीं जाना। कुंडली पे चर्चा करते समय आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है। व्यक्ति बहुमुखी है, संतान से युक्त हो, प्रभाव अच्छा हो, प्रामाणिक होता है, पहचान अच्छी होती है, धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है और लोगों को आदेश देने वाला होता है, धार्मिक होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, बड़े लोगों से इसके तालमेल बनते हैं, इसके संबंध ऊंचे लोगों से बनते हैं, ये चीजें होती हैं। छोटे छोटे और महीन काम करने का बड़ा मालिक होता है। आलस्य तो नहीं होता, पर हाँ व्यक्ति धार्मिक भी होता है। और सबसे अच्छी और ऊंची बात है कि शतभिखा नक्षत्र जो स्थिति में होती है उसके आधार पर आप कभी भी धन की समस्या से खुद को उलझा नहीं सकते। ये धनदायक है और वस्तुतः ये राहु का नक्षत्र है। राहु व्यक्ति को कई प्रकार से तिकड़मबाज बनाते हैं। व्यक्ति एक जगह से नहीं कई जगह से पैसे कमाने का दिमाग लगाता है और वो कई जगह से धन कमा भी लेता है, पर वस्तुतः उसमें कहीं ना कहीं संतोष की प्रवृत्ति भी होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा भागे नहीं तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा भागेगा तो हांफेगा, क्योंकि सांस फूलेगी। अब ये नक्षत्र के बाद अगर मैं इनकी कुंडली पे चर्चा करता हूं तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मूलतया ये कुंडली यहां की है, मतलब लाभ में जो राशि बननी चाहिए थी, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके ये 11 नंबर जो यहां लिखा है उसको वस्तुतः यहां नहीं लिखना था, ये यहां लिखना था जहां 9 लिखा है। और काल पुरुष की कुंडली से ही किसी कुंडली का कंपैरिजन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी कुंडली जो कुंभ लग्न की है और लग्न में ही चंद्रमा भी बैठे हैं, यानी क्या कि लग्न भी कुंभ और राशि भी कुंभ। ये विषम संख्या की राशि का निर्माण जन्म कुंडली के लग्न में हुआ और एक चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के शुभ ग्रह हुए, वो इस कुंडली के लिए बनते हैं रोग के अधिपति, प्रतियोगिता के अधिपति, विपरीत परिस्थितियों और ऑब्स्टेकल के अधिपति। यहां के अधिपति होकर के 4 नंबर कर्क राशि और यहां के अधिपति होकर के लग्न में बैठे। ऋण से संबंध हमेशा ही बना रहे, परेशानियां हमेशा बन सकती हैं, विपरीत स्थिति जाए पर उसको व्यक्ति खींचेगा अपनी तरफ। क्यों? और उसमें विजय भी प्राप्त करे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शनि लग्न में ही बैठे हैं। और समझने वाली बात है कि यहां पे कोई ऐसी राशि नहीं बनी है जो व्यक्ति को परेशान करे, यहां पे लाभ की राशि बनी है और लग्न का अधिपति लग्न में ही बैठा है। उसको देख कौन रहे हैं? स्वयं गुरु, जो कौन है? लाभ के अधिपति का भाग्य में जाना, ये भाग्य योग होता है, भाग्यशाली योग। तो लग्न के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं, लग्न के ऊपर गुरु का प्रभाव। और राहु का प्रभाव भी वहां गलत नहीं होगा क्योंकि वो तुला राशि उसके सामान्य राशियों में उसको गिना जाता है। तो गुरु का भी प्रभाव, राहु का भी प्रभाव। यहां राहु बहुत अच्छे होंगे क्योंकि 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं और उनका प्रभाव लग्न पे, गुरु का प्रभाव लग्न पे। चंद्रमा शतभिखा का, इस वजह से जन्म कुंडली में व्यक्ति को कई तरीके से हम बेहतर, मजबूत और मैं इसको क्या कहूं, ये बहुत अच्छी बात है, बस मेरे पास इतने ही शब्द हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लग्न और राहु का प्रभाव। तो लाभ भाव के अधिपति ने लग्न को देखा, लग्न के अधिपति लग्न में बैठे, लग्न बली, और चंद्रमा तो वैसे भी बली है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार बड़ी अच्छी स्थितियों में देखा जाता है। आर्थिक संपन्नता की स्थिति हमेशा ही व्यक्ति के पास रहती है और वो कमजोर नहीं होता। लग्न और राशि चूंकि एक ही हो रहे हैं तो राशि का अधिपति भी वहीं बैठा, लग्न का अधिपति भी वहीं बैठा, और ये मूलतया शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो इस वजह से, और कुंभ राशि तो दार्शनिक राशि होती है, तो कुंभ राशि दार्शनिक राशि बनी और ये एक ऐसी राशि है जो तीव्र गति से गोचर करती है। मतलब ये तीव्र राशि है, ऐसी राशि नहीं है जो स्थिर राशि है। तो इस हिसाब से व्यक्ति का प्रभाव जो होता है वो जीवन में तुरंत ही प्रगति को प्राप्त करने वाला होता है। वो एक जगह पे एक स्थिरता को प्राप्त करके तुरंत ही अगले कदम को बढ़ा करके नया काम तुरंत शुरू करना चाहता है, और वो किसी भी स्टेटस को बहुत ज्यादा दिन तक मेंटेन नहीं करेगा, वो तुरंत ही अगले लेवल पे जाना चाहता है। ये शनि का प्रभाव, और चंद्रमा उसको इसमें सहयोग भी देंगे क्योंकि वो पापक नहीं है, वो शुभग्रह है। तो चंद्रमा अगर शुभग्रह का हो तो व्यक्ति का मन संतुलित है, क्योंकि व्यक्तित्व में ही उसका मन भी समाया है, वो जहां वहीं पे उसका मन। अब आपका शरीर यहां पर मन कहीं दूसरे जगह, तो आप प्रभाव से प्रभावित होगे बुरे तौर पे। लेकिन जहां शरीर है, लग्न कौन है? आपका शरीर, और वहीं पे उसका मन भी उपस्थित है। पर वो मन रोग का अधिपति है, वो बैठा तो है
पर वो कहेगा कभी कभी, क्या कहेगा कि मैं 13 डिग्री का हूं और तुम 15 डिग्री के हो, यानी कि हम दोनों निकट हैं। ये शनि और ये चंद्रमा वस्तुतः व्यक्ति के कामों में रुकावट भी डालने का काम करेंगे, क्योंकि वो व्यक्तित्व है उसका, उसका आचरण करने वाला है वो, उसी का बिहेवियर वो देगा ही देगा। क्योंकि रोगेश जाकर के लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति ऋण से संबंध बनाए, ऋण लेकर के काम करे, अपने काम की शुरुआत ऋण लेकर के करे और किसी के ऊपर आश्रित होकर के भी करेगा। क्यों? क्योंकि राहु भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, तो उसमें उसका प्रभाव रहेगा। तो ऋण लेकर के काम करे तो चले, उसमें राहु का प्रभाव रहेगा तो उसको किसी के ऊपर आश्रित होने का प्रभाव भी रहेगा, मतलब उसके काम उसके वर्कर पे डिपेंड करता है क्योंकि राहु है। और गुरु जो देख रहे हैं तो इन सारी चीजों का जो लाभ मिलने वाला है वो गुरु देंगे, क्योंकि लाभेश होकर के देख लिए। और शुक्र भाग्य भाव में बैठे, व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति की कुंडली में भाग्य भाव बली है, भाग्य भाव अच्छा है, क्योंकि भाग्य भाव में ही 7 नंबर की राशि बनती है, 7वें नंबर की राशि तुला राशि होती है, जहां के अधिपति वहीं बैठे हैं। भाग्य का कारक वहीं, और भाग्य का कारक भाग्य में बैठ करके और शुक्र के साथ बैठ करके परम भाग्यशाली, भोगों का और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के अलावा व्यक्ति को पुरोधा और धार्मिक, अभी यहां पे व्यक्ति जो होता है वो कई बार धर्म भीरू भी हो जाता है। हालांकि वो कई बार इस चीज को नहीं मानेगा और कर्म पे भरोसा ज्यादा करता है, पर फिर भी व्यक्ति को भाग्यशाली होना ही पड़ता है, भाग्यशाली है ही और भाग्य का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? यहां पे ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं एक एक ग्रहों के बारे में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले चर्चा सूर्य की करेंगे। आइए अब आपको सबसे पहले मैं ग्रह स्थिति के बारे में चर्चा करके बता देता हूं। सबसे पहले चर्चा हम ग्रहों के राजा सूर्य की करेंगे। जहां सूर्य जन्म कुंडली में बनते हैं, इस कुंडली के लिए जो कुंभ लग्न की कुंडली है, 5 नंबर की राशि यहां बनी है, यहां के अधिपति, और बैठे कहां? 8वें भाव में। मतलब ये 8वां भाव, यानी कि सप्तम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे, 1 डिग्री 32 कला। और किस नक्षत्र में? ये उत्तरा फाल्गुनी, अपने नक्षत्र में बैठा ग्रह मृतप्राय, यानी कि कमजोर, पर उसके पास बल होगा। अब बल कैसे होगा? क्योंकि वो अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है और कन्या राशि में है, नीचा विलासी हो रहा है। तो 3 तरीके से, अगर मान लो हम इसको 3 नंबर पे बांटते हैं, तो एक तो सप्तम भाव का अधिपति बना कि भाव कमजोर, दूसरे वो अष्टम में बैठे तो अष्टम इसका दोष नहीं लगा या अष्टम का दोष ना लगा, लेकिन सूर्य अष्टम में बैठा। अब दूसरी बात है कि वो अपने नक्षत्र में बैठ रहा है, तो अपने नक्षत्र में बैठा बुध के साथ, यानी कि क्रिएटिविटी का जो भाव है, व्यक्ति के दिमाग का जो एकदम प्रखर होना, वो थोड़ा जरूर ही कमजोर है। या हो सकता है कि वो जो चीज कई बार मांगने चले या जो चीज मिलना चाहिए वो उतना ना मिले, या प्रभाव कमजोर हो, या व्यक्ति क्रोधी कम हो, या ऊर्जावान कम हो, तुरंत ही उत्तेजित ना हो, तुरंत ही व्यग्र ना हो, या हो सकता है कि उसके पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो, या हो सकता है कि उसके खुद के पेट की समस्या हो। अगर अभी समस्या नहीं है तो सूर्य की दशा में आ जाए, ये बात है। लेकिन यहां पे सूर्य अपने नक्षत्र में है तो खुश है वो। लेकिन ग्रह जो नीचाभिलाषी होता है, नीचाभिलाषी का मतलब तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं ना, तो इसके आगे तुला राशि, मतलब अब ग्रह जब आगे बढ़ेगा तो वो पूरा अभी भोगा नहीं है, और जब भोगेगा और आगे बढ़ेगा तो वो नीच की राशि में जाएगा। मतलब वो निस्संदेह व्यक्ति को आरंभ में कष्ट की स्थितियों में भी 2-4 स्थितियों को दिखाएगा। सूर्य यहाँ पे कमजोर हैं, इस वजह से व्यक्ति को अपने लक्ष्मी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा धन को और स्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने अंदर नैतिकता का पालन करना चाहिए, उसको जागृत करिए। नैतिकता का पालन का मतलब क्या है? धार्मिक बन जाओ, नैतिकता से युक्त हो जाओ, जो सही हो, जो सत्य हो, जो प्रभावित हो। धन कमाने के लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि किसी का भी गला मोड़ करके उसका पैकेट में रख लिया, ऐसा नहीं है। सूर्य अष्टम में हो, गुरु राहु के साथ हो, तो हमें अपने अंदर धर्म का विकास, धर्म का प्रभाव और मंत्रों का जप, मंत्रों के शरणागति धारण करने की स्तुति जरूर ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का प्रभाव। हालांकि मैंने पीछे बात कही है शतभिखा वाले में कि व्यक्ति धार्मिक है, पर चूंकि सूर्य अष्टम में बैठे हैं तो उसके मित्र बुरे ना हो तो ज्यादा अच्छी बात है, मित्रता बहुत ज्यादा ना हो तो अच्छी बात है। ससुराल पक्ष बहुत अच्छा, सुदृढ़ और बेहतर होता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। यानी कि सूर्य आपकी कुंडली में जो भी स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर हमें सूर्य की पूजा और उपासना करनी चाहिए। रविवार को नमक ना खाएं, और कुछ उपाय जो है वो यहां ना मिले तो ऑफिस में एक बार संपर्क करें। दूसरी बात है,
यहां सूर्य बुध के साथ बैठे हैं और ये सूर्य जो है वो बुध के साथ बैठे हैं, जो बुध चित्रा नक्षत्र में बैठा है। व्यक्ति के कम्युनिकेशन का पावर और कम्युनिकेशन स्किल बड़ा बेहतर है और इस हिसाब से अगर हम इस आधार पर काम करते हैं तो व्यक्ति का कैलकुलेशन भी बहुत बेटर है। और दूसरी बात है कि सूर्य और बुध जब अष्टम में चले जाएंगे तो व्यक्ति के दिमाग में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी बहुत प्रभावित भी होती है, क्योंकि राहुल कंफ्यूजन है और वो लग्न को देख रहा है। लग्न में विषय दोष का निर्माण, क्योंकि 13 और 15, तो ये बात तो है, व्यक्ति भले ही किसी को बताए नहीं पर निसंदेह उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है और वो निर्णय लेते समय किसी न किसी का जरूर मुंह देखेगा और ताकेगा, कोई मुझे बता दे। शुरुआत में उसको आराम से लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल इसे संभाल लूंगा, लेकिन जब वो बात आ जाती है सामने से तो वो कई बार थोड़ा सा हतप्रभ और थोड़ी सी चिंता उसके माथे पे जरूर दिखती है, क्योंकि आत्मविश्वास अष्टम में बैठा है तो निसंदेह कहीं ना कहीं समस्या है। और बुद्ध कौन है? बुद्ध है दूध, बुद्ध है माखन, बुद्ध है दही, बुद्ध है मेवा, बुद्ध मिश्री। अब ये सब क्या है? वस्तुतः आपने मक्खन देखा है, वो कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बनता है, तो वही हमारी बुद्धि है जिसका निर्माण कहां से? व्यक्ति के भोजन से। तो कई प्रकार की प्रक्रिया बनने के बाद और प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है, तो निस्संदेह उसमें कमजोरी नहीं होनी चाहिए। भोजन शुद्ध हो तो बुद्धि शुद्ध हो। और निस्संदेह अगर सूर्य अष्टम में बैठे हैं तो हमें अपने प्रभावों को शुद्ध आचरण से युक्त ही रखना होगा। क्लियर है? उस सूर्य के ऊपर देख कौन रहा है? गौर करिए, मंगल की चौथी दृष्टि, यानी कि इस बुध के ऊपर जिस नक्षत्र में बुध बैठे हैं उसका अधिपति उसे देख रहा है। ये बुध को बलवान बनाए और बुध के प्रभावों को ठीक करे। और सूर्य को मंगल देखेगा, जो कि जन्म कुंडली में कौन है? जन्म कुंडली के दशम के अधिपति। अब जरा ध्यान से समझिए, तो दशम के अधिपति पंचम में बैठे, ये अच्छी बात है, क्योंकि त्रिकोण केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे और यहां से बैठ करके सूर्य को देख रहे हैं, जो कौन है? यानी कि दशम भाव के अधिपति ने पंचम में बैठकर जन्म कुंडली के 7वें भाव के अधिपति को देखा, यानी कि पत्नी का सहयोग और डेली बेसिस का इनकम, इनके कर्म से आय और यश की वृद्धि करे। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि दशम के अधिपति ने पंचम में बैठ करके यश, और ये भाव तो बड़ा अच्छा है, और यहां पे बुध की राशि बनी है। मंगल मिथुन राशि में होते हैं तो स्वतंत्र और बहुत ही बेहतर हो जाते हैं, लेकिन यही बात अगर नौमांस में हो तब और भी ज्यादा अच्छी हो। तो नौमांस में मंगल जो है वो यहीं बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में कर्म का क्षेत्र हमेशा ही बेहतर और परिणाम देने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि वो यूं ही काम करता रहेगा और उसी में उलझा रहेगा। उसके जीवन में विकास की संभावनाएं अतिरेक हैं और वो उसे हासिल भी करेगा। क्लियर है? ये सूर्य की बात थी। अब बात चंद्रमा की करते हैं। अब बात श्रीमान की कुंडली में चंद्रमा की करते हैं। चंद्रमा बताऊं कौन है? बताता हूं। चंद्रमा वो जो होता है ना, जो रेगुलेट करता है, मतलब कि टंकी में से कितनी पानी कितने फोर्स से जाएगी, आपके घर पे जो आय के स्रोत बने हैं वो कितना धन लेकर के आएगा, और वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं एक दरवाजे से आए और दूसरे दरवाजे से निकल जाए। तो इसके लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना आवश्यक होता है। तो जरा गौर करिए, चंद्रमा इनकी कुंडली में पहले कैसा था? चंद्रमा इनकी कुंडली में या आपकी भी कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ ग्रह बन रहा है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का चंद्रमा बहुत संतुलित होता है और वो वही बल ढूंढता है कि मुझे पक्ष का बल मिल जाए। तो इनकी कुंडली में वो लग्न में बैठा। नौमांस कुंडली में भी चंद्रमा कुंभ राशि का ही बैठा है और ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है। जरा गौर करना, क्योंकि लग्न की जो डिग्री है वो 14 डिग्री की है और ये इस अंश पे इस राशि का जो कुंभ राशि का जो नौमांस बनेगा वो इसी का बनेगा। मतलब ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली और वर्गोत्तम चंद्रमा, मतलब ये अद्भुत नहीं, अद्भुत ही बात है। और ये चंद्रमा जो डिग्री में 15 डिग्री 47 कला के हैं, नक्षत्र की चर्चा मैंने उसकी तो बखान पहले ही कर रखी है। ये चंद्रमा युवा है, पक्ष का बलवान और उस पे गुरु और राहु का प्रभाव, मतलब एक तरफ से ज्ञान भी है, अध्यात्म की स्थिति भी है, धर्म का प्रभाव भी है, व्यक्ति के अंदर यशस्विता का भाव भी है, व्यक्ति दूसरों के प्रभावों में आने वाला, दूसरों के प्रभावों को समझने वाला और दूसरों से प्रभावित होने वाला, भले ही अपना पेट खाली हो पर दूसरों के पेट को भरने वाला और दूसरों की बात का आदर और सम्मान पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करने वाला है। मतलब यशस्विता का जो गुण है उसके पास पहले से ही दैदिव्यमान है, क्योंकि निस्संदेह अगर चंद्रमा जैसा पूर्णेंदु ग्रह अगर लग्न में बैठेगा तो निस्संदेह इंदु बना दे। क्लियर है? क्योंकि ये चंद्रमा उच्च युवा है ना जी,
और दूसरा वो बलि भी हो रहा है। कैसे? एक ही ग्रह अगर दोनों ही चार्ट में, लग्न और नवमांश में या किसी अन्य वर्ग चार्ट में अगर वर्गोत्तम हो रहा हो तो वो बलि हो जाता है और फिर उसके परिणाम देखते बनते हैं। उस चंद्रमा के ऊपर जरा गौर करिए तो किसी भी पाप ग्रह का कोई असर नहीं, लेकिन राहु दो शुभ ग्रहों के साथ बैठ करके और शुभ ग्रह की राशि में बैठ करके खुद को भी शुभता में और उन दोनों के प्रभावों को कई गुना वृद्धि भी दे रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र जहां बैठते हैं उससे अगले भावों में वृद्धि, यानी कि कर्म के क्षेत्र में भी वृद्धि और दशम स्थान के प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे। वो तो प्रभाव वैसे ही ठीक है क्योंकि दशम स्थान का अधिपति पंचम में बैठा, ये बहुत अद्भुत बात है। और ऊपर से गुरु की दृष्टि भी है, इस वजह से व्यक्ति के प्रभाव में अगर मंगल की स्थिति है, हालांकि यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनी है तो व्यक्ति का पढ़ाया कई बार काम आता है और कभी कभी नहीं भी आए मंगल के कारण, लेकिन चूंकि वो दशम का अधिपति है तो व्यक्ति खुद के बल पे अपना काम संभाल लेगा और अपने अंडर में कई लोगों को खटा करके और खटाने की शक्ति रखने की स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति जो लग्न में बैठे हैं, इस वजह से ये शक्ति विकसित होती है। व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों को रख करके उसको पैसे दे, उसके बल पे कई लोगों का पेट चल जाता है। ये चंद्रमा की बात। सूर्य की दशा में व्यक्ति को पेट का रोग हो सकता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति का मन और मस्तिष्क दोनों असंतुलन में न रहे और व्यक्ति ठीक तरीके से अपना जीवन निर्वाह करेगा। सूर्य की दशा जब भी आए अंतर में प्रत्यंतर में तो व्यक्ति को कभी कभी मानसिक संताप कम हो, ज्यादा नहीं। ये सप्तम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं तो कभी कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को देने वाले भी होंगे, क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति अगर अष्टम में बैठता है तो कई बार स्वास्थ्य में खुद को तो परेशान करता है, पत्नी को भी परेशान करता है। हालांकि पत्नी के प्रभाव में बहुत ही अच्छे तरीके से एक श्रेष्ठ पत्नी का मालिक भी व्यक्ति को देखा जा सकता है। ये बात यहां तक, ये चंद्रमा की बात। इस चंद्रमा की स्थिति यहां ये बहुत ही अनुकूल और बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियों में है, लेकिन विषय दोष से पीड़ित होने के कारण व्यक्ति के खर्च की अतिरेक की स्थिति भी देखी जाती है और वो व्यक्ति खर्चीला भी है। हालांकि उसके शौक जो बड़े और ऊंचे हैं वो चंद्रमा और शुक्र के कारण है, क्योंकि ये दोनों नवम पंचम के प्रभाव में हैं। शुक्र के साथ राहु का प्रभाव है। व्यक्ति परम भौतिकवादी और भौतिकीय इच्छाओं का मालिक और शहंशाह होता है। अब बात मंगल की करेंगे। अब बात मंगल की करते हैं। मंगल उत्साह, ऊर्जा और धैर्य के साथ साथ व्यक्ति को उलटफेर करने की बात और उसका भी प्रभाव दिखाते हैं। जरा समझिएगा ध्यान से, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल मृतप्राय हो और सम राशि का बैठा हो, जैसे कि इनकी कुंडली में है, सम राशि के बैठे ग्रह आधा फल करते हैं और आधा तो किया और आधा करने के बाद वो मृतप्राय भी हो गया, यानी कि अब वो अपनी दशाओं में हो सकता है कि मशक्कत ज्यादा करवाए, आपसे वर्कआउट ज्यादा करवाए, लीन होना पड़े, तब जाकर के आपका काम बढ़े। तब ऐसी ही स्थिति जब होती है तो व्यक्ति कहता है कि मेरी कुंडली में तो मंगल योग कारक स्थिति बना के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट भी हैं। अरे भाई, गुरु से दृष्ट हैं, निस्संदेह वो अग्नि तत्व का ग्रह है और वायु तत्व की राशि में बैठा है। गुरु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, उस भाव का अधिपति अष्टम में बैठा, यानी कि पंचम भाव कमजोर हुआ। उस भाव का अधिपति अष्टम में बैठा, इस राशि से तो उसको कोई बल मिला नहीं, इस भाव के अधिपति से। इस भाव का अधिपति जरूर अपने भाव को बल देगा, क्योंकि पंचम का अधिपति उससे केंद्र में बैठा है और उस भाव से अगर केंद्र में कोई ग्रह बैठे तो उस भाव को बल भी मिलता है। पर निस्संदेह ग्रह का अपना बल कहां है, तो अपना बल कमजोर हुआ और वो मंगल नवमांश कुंडली में भी वर्गोत्तम। अब देखिए इसको बल मिला कैसे। निस्संदेह व्यक्ति की कुंडली में मंगल के प्रभाव में कमजोरी देखी जा रही है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी कहां से मिली, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली में जो गुरु होते हैं वो लाभ के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति को देख रहे हैं नवी दृष्टि से, वो उनका कारक क्षेत्र भी है। और अगर मंगल बलवान हो रहे हो, कैसे, क्योंकि वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, यहां भी 3 नंबर की राशि में, नवमांश कुंडली में भी 3 नंबर की राशि में ग्रह बली है, यानी कि वो थोड़े बहुत आमूल चूल परिवर्तन के साथ उसका अंत हमेशा बेहतर होगा। ग्रह की दशा के अंतिम काल में व्यक्ति को निस्संदेह यश की प्राप्ति, उसके प्रभावों में उत्साह की वृद्धि और उसके कार्य क्षेत्र में निस्संदेह एक संपूर्ण तरीके से लाभ की स्थिति में भी देखा जाएगा। वो मृतप्राय है, निस्संदेह आपसे मेहनत ज्यादा करवाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़वाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति के ऊर्जा को गलत तरीके से जाते हुए नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में है और वो बुध की राशि में बैठा है। वो संतुलित करेगा अपने आप को, उतावलेपन से मुक्त करेगा आपको,
क्योंकि पंचम का अधिपति अष्टम में बैठा है तो पहली संतति कभी कभी रोगी और रुग्ण होती है। उसके स्वास्थ्य का ध्यान हमें हमेशा ही रखना चाहिए। मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि यहां बुध और सूर्य बैठे हैं और यहां 6 नंबर की राशि बनी है और वहां पे वो बहुत अच्छा नहीं देख रहा है, लेकिन उस भाव का अधिपति कम से कम वहां बैठा है। इस वजह से मंगल उसे अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि बुध मंगल की राशि नक्षत्र में ही बैठे हैं, चित्रा नक्षत्र में बैठे। तो ये वस्तुतः व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड की समस्या देता है, स्नायु मंडल का प्रतीक होता है। तो व्यक्ति अपना खुद का काम करे और धन और मान और व्यक्ति कई बार अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति भी बनती है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड गेन का भाव होता है। और यहां का अधिपति अष्टम में बैठा है तो गुप्त धन और गुप्त तरीके से धन भी प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य और बुध इस भाव को कहीं ना कहीं मजबूत भी बना रहे हैं एक साथ बैठ करके। और यहां के अधिपति होकर के द्वितीय भाव को देखेंगे तो व्यक्ति का चेहरा सुंदर हो, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो, व्यक्ति के व्यवहार में और व्यक्ति की वाणी का प्रभाव इतना अच्छा हो कि कोई भी उससे कभी भी नाराज ना हो, और व्यक्ति सबका आदर करने वाला, सबका सम्मान करने वाला, सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है। सूर्य और बुध का प्रभाव यहां जब पड़ेगा तो ये यहां के लिए बड़ा अच्छा हो, तो ये स्थिति अच्छी है। बुध वहां भद्रयोग लगा रहे हैं, लेकिन अष्टम में भद्रयोग नहीं बनता, पर फिर भी उसका प्रभाव जरूर रहेगा। मंगल के नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति नौकरी पेशा करने वाला, खुद का व्यवसाय करने वाला, कलम की ताकत का मजबूत, बुद्धि का मालिक और प्रखर और तर्क विद्या का माहिर, पर वो कई बार हारता है और कई बार देखता भी है। और एक बात जो बड़ी अजीब है कि अगर जन्म कुंडली के बाद अगर हस्तरेखा में भी या हाथ की लकीरों में भी बुध पर्वत अगर कमजोर हुआ हो तो निस्संदेह व्यक्ति के प्रभावों में और उसके प्रेम और आलिंगन की स्थितियों में थोड़ी सी कमजोरी भी देखी जाती है। अगर वहां पे बुध की रेखा या बुध की रेखाओं में 2 4 5 6 रेखाएं बन रही हो, वहां पे दाहिने हाथ की या बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नीचे का क्षेत्र अगर थोड़ा बहुत प्रभावित हो, दाग धब्बे बने हो, तो निस्संदेह वहां भी कमजोरी की बात बनती है। हमें इस स्थिति में कि बुध अगर अष्टम भाव में बैठे हों, अगर मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पे जा रहा हो, तो हमें अपने पत्नी, हमें अपने धन, हमें अपने संपत्ति, चल अचल संपत्ति, पशुओं का ख्याल, पशुओं से बचकर अपने अंगों को नहीं दिखाना चाहिए किसी के सामने, और निस्संदेह हमें अपने अंगों की सुरक्षा करनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। ये मंगल का प्रभाव अगर अष्टम भाव को देखेगा तो निस्संदेह व्यक्ति को मंगल की दशा में कभी कभी चोट चपेट की घटना लगती है और वो निस्संदेह हो सकती है। हमें उस दशा में अपने रक्त का, अपने चमड़ी का, अपने चर्म रोग की स्थितियों में जाने से खुद को बचाना होगा, क्योंकि बुध वहीं बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं और ये दोनों कांति के कारक होते हैं। चेहरे पे जो सौंदर्य और कांति होती है वो सूर्य और बुध के ही कारण होती है। ये प्रगल्भ बनाएंगे पर खोजी प्रवृत्ति का भी बनाएंगे। तो ये इतने सारे प्रभावों से मंगल की दशा में व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। ये मंगल 26 डिग्री के हैं, थोड़े कमजोर भी हैं, इस वजह से मैं इन्हें कहूंगा कि मंगल की दशा में दम लगाइए और मेंटेन करिए, रिकवर करिए, और कभी भी किसी को बहुत ज्यादा देने के फिराक में ना रहिए। बस इतनी सी बात है। अब बुध की बात करते हैं। बुध इनकी कुंडली में, चाहे किसी की भी कुंडली में, क्रिएशन का कारक ग्रह होता है। अगर वो कमजोर है तो निस्संदेह आपके डिसीजन मेकिंग को कमजोर करता है और उसकी क्षमता को वो प्रभावित करता है। अगर बुध कमजोर रहेंगे तो चमड़े से संबंधित समस्या होती है, व्यक्ति के बैलेंस करने में व्यक्ति को परेशानी होती है, और वो क्या बोलना चाहता है कई बार वो अंतिम समय में भूल जाता है। याददाश्त क्षमता प्रभावित और मेंटल लेवल को कमजोर करता है। साथ ही साथ उसके वाक चातुर्यता की स्थिति बड़ी मजबूत नहीं होती। बुध अगर जन्म कुंडली में कहीं से भी कमजोर स्थिति में देखे जा रहे हों तो व्यक्ति को कई तरीके से मानसिक और आंतरिक व्याधियों से ग्रसित करते हैं। ये बुध कितने तरीके से व्यक्ति को भयावह स्थिति में ले जाकर के बिठा देते हैं, जहां उसके वात, पित्त और कफ तीनों ही समस्याओं का ये रेगुलेटरी सिस्टम होता है। ये बुध के अंतर्गत ही सारी चीजें काम करती हैं, जहां ये तीनों तरीके से प्रभावित करता है। इनकी कुंडली में बुध 26 डिग्री 21 कला, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, मंगल ने उसे ध्यान से देखा है। अब इस आधार पर कि बुध अगर अष्टम में बैठे, मैंने इनका प्रभाव बताया, तो अब गौर करते हैं कि बुध इनकी कुंडली में नौमांस में 5 नंबर की राशि में बैठे हैं और वो ऐसी डिग्री पे हैं जहां वो 26 डिग्री के हैं, और वो चित्रा नक्षत्र का अधिपति उसे देखता है और वो किसी से भी प्रभावित नहीं है। उसके आगे 3 शुभ ग्रह, राहु भी। तो अब यहां पे बुध का प्रभाव व्यक्ति को चातुर्यता का गुण रखने वाला, पर कई बार वो अंतिम समय में ऐसे निर्णय लेता है जो हाँ उसके निर्णय बिल्कुल सत्य सिद्ध होते हैं, और ये प्रभाव मंगल और बुध के एक साथ कनेक्शन में होने के कारण होती है। तो ये स्थिति बुध की है। बुध की दशा का प्रभाव, बुध की 7वीं दृष्टि, यहां वाणी का प्रभाव बढ़े। बुध की दशा में व्यक्ति कुछ नई चीजें करना चाहे तो कर सकता है,
कुछ नया, किसी से कोई पार्टनर बनाना चाहे, किसी को कुछ देना चाहे, किसी से कुछ प्राप्त करना चाहे, तो ये सारी चीजें बुध की दशा में व्यक्ति कर सकता है। बुध स्थिति जो बना करके बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति को विनय संपन्नता का प्रभाव कमजोर देखा जा रहा है। जबकि जन्म कुंडली के भाग्य भाव में तीन तीन ग्रहों का प्रभाव है, गुरु और शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, जहां उसे धर्म परायण और धर्म का पुरोधा भी बनाते हैं, पर बुध साक्षात नारायण का भक्त होता है और नारायण के साथ ही बैठा है अष्टम भाव में सूर्य और बुध। इस वजह से व्यक्ति को अपने अंदर वात्सल्य का भाव जागृत करना चाहिए और अपने नशों का जो सिस्टम होता है, जो नशों का प्रभाव होता है शरीर में, उसको वो जितना ज्यादा हो सके बेहतर बनाने का प्रयास करे। व्यवसाय को लेकर के कभी भी किसी के साथ बेमतलब की और बेवजह के किसी भी टेंडर के पीछे ना भागे। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी संपर्क न रखे जो उसको किसी भी चीज का लालच दे, क्योंकि बुध अगर अष्टम में बैठा है तो वो लालच भी देगा, क्योंकि वो उसका काम ही है प्रभावित हो जाना। और इसीलिए देवगुरु बृहस्पति उससे रुष्ट रहते हैं कि ये बड़ा क्षुद्र है, ये तुरंत ही किसी के भी प्रभावों में आ जाता है और ये राजसिक भी तो होता है ना, इस वजह से। अब आगे गुरु की चर्चा। अब आइए यहां रुक करके आपको मैं इनकी कुंडली में 5 अच्छी बातें बता देता हूं। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि इनकी कुंडली में जो लग्न का अधिपति है शनि और धन भाव के अधिपति गुरु, ये दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, यहाँ शनि और यहाँ गुरु। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लग्न में ही लग्न का अधिपति शश महापुरुष योग बनाया और कुंभ राशि में बैठे, और यहाँ पे चंद्रमा के केंद्र में आ जाने से कई बार इसका प्रभाव कमजोर भी होगा, पर हम उसकी चर्चा ना करें अभी। तो अच्छी बात के लिए तो हम लग्न के अधिपति को देख रहे हैं जहां, और वहां से 9 घर आगे गुरु बैठे हैं जो कि धन भाव के अधिपति हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, जो धर्म के लिए, धन के लिए, व्यवहार के लिए, स्वभाव के लिए, उसके चेहरे के लिए, मुखमंडल के लिए बड़ा अच्छा है। ये पहली अच्छी बात। दूसरी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर कई सारे ग्रहों का प्रभाव है, और वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि का भी प्रभाव है, चंद्रमा के ऊपर राहु का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव, तो 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ा। और वैसे भी इस कुंडली में ये दूसरी सबसे अच्छी बात के बाद तीसरी सबसे अच्छी बात कि चंद्रमा से मंगल पंचमस्त है, ये बड़ा अच्छा होता है और ये सबसे अच्छी बात है। व्यक्ति को सौंदर्य प्रसाधन, गहना, आभूषण और कपड़ों का कारोबार, कुछ भी काम करे व्यक्ति, मंगल गुरु से संबंधित, मंगल सूर्य से संबंधित, गुरु शुक्र से संबंधित, तो ये सारे क्षेत्रों में ये चंद्रमा और मंगल इनको सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं। इनके लिए ये बड़ी अच्छी बात होगी, जहां व्यक्ति को यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और लाभ को देने वाले होते हैं। ये इतनी सारी बातें, ये तीसरी सबसे अच्छी बात। चौथी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के छठे भाव के अष्टम भाव के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हैं। अब वहां पे मैंने एक बात कही थी कि व्यक्ति जितना पुण्य का कर्म करेगा उसको संपूर्ण पुण्य का संपूर्ण फल मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो व्यक्ति को भौतिकवादिता तो चलो ठीक है, ये दुनिया में आए हैं तो ये तो होती ही हैं चीजें, लेकिन आपका मूलतः जो स्वभाव है वो मोक्ष का ही होता है और वही होना भी चाहिए। आप जब तक भौतिकवादिता से अपने लपेटे को बाहर नहीं निकालोगे तब तक उसमें फंसते जाओगे और फिर उलझना बड़ा मुश्किल और निकलना भी बड़ा मुश्किल। तो उलझने को जब जैसे जैसे आप उसको प्राप्त करना चाहते हो वैसे वैसे आप उसमें उलझ रहे हो, और जितना ही दूर जाओगे उतने ही उलझ जाओगे, तो फिर ये बड़ा निकलना मुश्किल होगा। आपकी कुंडली में ये योग बड़ा अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गोभक्त बन जाइए, मंदिरों के निर्माणकर्ता बन जाइए, मंदिर का निर्माण करवाइए, मंदिर के निर्माण में सहयोग स्थापित करवाइए। ये सारी चीज़ें, ये तीसरी सबसे अच्छी बात थी और चौथी सबसे अच्छी बात। उसके बाद इस कुंडली में सबसे अच्छी बात कि गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव, क्योंकि गुरु लाभ के अधिपति होकर के दशम को देख रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे अच्छी बात है कि सूर्य से आगे ही शुक्र बैठे हैं और वो शुक्र दशम स्थान का बल बढ़ा रहे हैं। सूर्य से आगे ही शुक्र, ये वैशी योग होता है, ये सबसे अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है और ये अच्छी बात है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में जो सूर्य बैठे हैं वो सूर्य, जो चंद्रमा बैठे हैं वो सूर्य से देखिए कैसे बैठे हैं, सूर्य से 5, 6, ये एक अद्भुत बड़ी अच्छी बात होती है। तो सूर्य से छठे चंद्रमा, चंद्रमा से 5वें मंगल और चंद्रमा से 9वें गुरु, ये 3 जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं वो सच में बहुत अच्छी हैं। त्रिकोण भरा, यहां केंद्र भरा, ये भरा है और ये भी भरा है, और केंद्र में जरा गौर करिएगा तो 3 घर खाली हैं। तो अगर पापक ग्रह की स्थिति भी बन रही है
तो निस्संदेह अगर लग्न में 11 नंबर की राशि बनी हो और शनि बैठे हो तो वो व्यक्ति को न्यायवादी, उसके काम में विलंब होने के बावजूद भी वो कभी भी आशा और अपना विश्वास नहीं छोड़ता है, और वो उसको पूर्णेंदु चंद्रमा अगर वहां बनने को तैयार है और बिछाने को तैयार है तो निस्संदेह व्यक्ति के जीवन में समतुल्यता की स्थिति बन जाती है। इस कुंडली की कमजोरी सूर्य को अष्टम में नहीं होना था, ये ठीक नहीं है। अब ये व्यक्ति के स्वभाव को इगोइस्टिक ना बनाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे है, लेकिन फिर भी सूर्य का केंद्र में होना या त्रिकोण में होना ज्यादा सही होता है। ये व्यक्ति को कई बार गलत तरीके से गलत राह पे भी लेके जाता है, इस वजह से ये ख्याल रखने की बात है। इस कुंडली की दूसरी सबसे बुरी बात है बुध का अष्टम में होना। अलग बात है वो विपरीत राजयोग बना रहा है, पर शुभ ग्रहों का कभी भी अष्टम भाव में बैठना ठीक नहीं होता है। इस वजह से ये दूसरी सबसे बुरी बात। तीसरी सबसे बुरी बात यह है, ये बुरी ना कहूं इसको, मतलब एक तरीके से अगर कहें तो कुंडली की कमजोरी कहें तो चंद्रमा और शनि का एक साथ डिग्री में कमजोर हो, क्लोज कंजंक्शन में है वो, तो ये कई बार जातक के मन मस्तिष्क को व्यथित भी करते हैं। जब व्यक्ति पूर्णिमा के निकट जाए, अमावस्या के निकट जाए तो उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर सा होता है। उसके बाद इस केंद्र के और लग्न के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, हो जाता तो बंध जाए, पर वो नहीं है। इस भाव को देखिए, ये भाव खाली है और यहाँ का अधिपति सुख में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे देखिए केतु और उसके आगे मंगल, तो इस प्रभाव को कमजोर होते, यहाँ के प्रभावों को कमजोर होते देखा जा रहा है। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार सुख और सुख से विच्छेद की स्थिति बनती है। क्लियर है? ये भाव खाली और इसके पीछे तीन तीन शुभ ग्रह, पर इसके आगे कोई ग्रह नहीं। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का लाभ कई बार बड़ा मुश्किल और रोड़े अटकाने का काम भी करता है। तो कभी कभी व्यक्ति जब कुछ काम करना चाहे तो जैसे ही वो आगे स्टेप बढ़ाना चाहेगा तो उसको वो एक पीछे का ऐसा काम उसे याद आए या पीछे का कोई ऐसा काम उसे याद आ जाए जो उसको अप्रासंगिक रूप से परेशान करता है। तो ये इस भाव को बल नहीं मिला क्योंकि ये इसके आगे का भाव खाली है, ये एक कमजोरी। यहाँ इसको पापकर्त्री, इस भाव के आगे भाव बलवान है, इस वजह से दाम्पत्य तो कभी भी कमजोर नहीं है और न ही ससुराल पक्ष से संबंध कभी कमजोर होने वाले हैं। ये स्थितियां ठीक हैं। तो ये आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति है। अब मैं बात गुरु की करूंगा। आपकी कुंडली के लिए गुरु जो बैठे हैं वो 18 डिग्री के हैं और बड़े अच्छे तो नहीं हैं। 18 डिग्री 55 कला स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। व्यक्ति को धार्मिक बना देंगे और कई बार वो कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी विकास कर जाता है जहां तंत्र मंत्र जादू टोना गूढ़ और रहस्यमयी चीजों में व्यक्ति का दिमाग ज्यादा चलता है और धर्म भीरू ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। गुरु यहाँ पे बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। गुरु और चंद्रमा का संबंध अच्छा है, गुरु शुक्र का संबंध अच्छा है, ये दोनों एक साथ बिल्कुल निकट के ही हैं और गुरु राहु भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस वजह से धर्म का भाव मजबूत हो रहा है, वो कंफ्यूजन में नहीं है और नहीं होगा। लेकिन हाँ, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला गुरु अगर राहु के साथ बैठ जाता है तो आपको ये सचेत करता है कि निस्संदेह व्यक्ति के ऊपर गलत चीजों का प्रभाव और भौतिकवादी होने का ठप्पा लगेगा। इससे बाहर निकलो, फंसना नहीं है, फंस जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगी बात। ये गुरु का प्रभाव यहां, इस गुरु का प्रभाव यहां। केतु की दशा या गुरु की दशा चले तो अनुभव प्राप्त हो, केतु की दशा हो तो व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसके काम बढ़ते हैं, उसके पास लोगों के आने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये सारी चीजें केतु आपके मेहनत को बढ़ाए, मेहनत करने का प्राबल्य दे और आपको थोड़े ही सही पर जितने टाइम के लिए भी वो आएगा वो आपके प्रभावों को बहुत ज्यादा ब्रॉड गेज के रूप में, ब्रॉड लेवल पे ले जाकर के आपको स्थापित करेगा। आपकी पहचान बड़ी तीव्र और प्रखर हो जाएगी। आपके प्रभावों को वो निस्संदेह उच्चस्थ लेवल पे ले जाकर के और ऊंचे लेवल पे ले जाकर के स्थापित कर देगा। ये केतु और गुरु का प्रभाव। गुरु की यहां पे स्थिति, अब यहां पे व्यक्ति में कम्युनिकेशन का पावर बड़ा बेहतर हो, वो दूसरों से प्रभावित करे, दूसरों को प्रभावित करे और उसका अनुभव बड़ा बेहतर होता है। तो वो जो रिपोर्ट करना होता है किसी को भी कि मैंने ये काम किया, रिपोर्ट लेना होता है कि तुमने क्या काम किया, मैनेज करने का जो चीज का जो प्रभाव होता है ये बड़ा विकसित होता है। तो ये सारी चीजें कुंडली में देखी जा रही हैं। गुरु के बाद शुक्र की बात अब कर लेते हैं। अब बात शुक्र की करते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बनते हैं जन्म कुंडली के भाग्य के अधिपति, उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के केंद्र में बनती है, यानी कि ये एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति होने के कारण ये इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। और वो स्थिति भी उनकी बड़ी अच्छी है क्योंकि स्वग्रही होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली में सुख भाव में उनकी राशि बनती है और सुख के कारक गुरु, और जहां उनकी राशि बनी है ये दरअसल उनका दिग्बल क्षेत्र है। गौर करिएगा, शुक्र यहां दिग्बली हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और शुक्र किसको ढूंढते हैं? राहु को। वो राहु के नक्षत्र में है और अवस्था भी उनकी युवा की है क्योंकि एक 14 डिग्री के,
14 डिग्री राहु का नक्षत्र राहु के साथ, और उस पे किसी भी तरीके का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं केतु जो मंगलवत होते हैं मंगल की राशि में ही बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति को जो इच्छाएं मन में जागृत हो रही हैं वो शायद इसी का प्रभाव है, निस्संदेह, क्योंकि शुक्र जो है वो राहु के संग में तो और भी जवान हो जाता है, और भी बड़ा हो जाता है, और बूढ़ा भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कि ये शुक्र निस्संदेह व्यक्ति के धार्मिक होने का प्रभाव, पूर्वजों के आशीर्वाद मिलने का प्रभाव, शुक्र की दशा में व्यक्ति अगर चाहे तो पुत्र संतति, स्त्री संतति का मालिक बने, भवन का निर्माण करे, कई प्रकार से अपने छोटे और बड़े भाइयों का लाभ अर्जित करे, उस समय पे व्यक्ति का विस्तार हो, उस समय व्यक्ति के धर्म का काम आगे बढ़े, मंदिर निर्माण में सहायता करे, दान की स्थिति बढ़ जाए, अपने पूर्वजों के लिए कोई निमित्त, पूर्वजों के निमित्त कोई दान आदि करना हो तो स्थिति अच्छी है। शुक्र की दशा में व्यक्ति को कभी भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अवस्था भी ठीक है, भाव भी ठीक है, और उस कुंडली में वो कारक भी होता है। इस कुंडली में अगर शनि की बात करते हैं तो वो 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं, इस वजह से वो थोड़े कमजोर जरूर होंगे, क्योंकि कुछ प्रभाव इनका यहाँ का भी होगा। इस कुंडली में मंगल जो यहाँ के अधिपति यानी कि दशम स्थान के अधिपति होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी अधिपति होते हैं। ये मेहनत करवाने के बाद, इस कुंडली में वो लग्नेश का तो मित्र हुए नहीं, तो मेहनत करवाते हैं, और उनकी स्थिति भी मेहनत कराने वाली बने, क्योंकि ग्रह जो था वो मृतप्राय था और वो आधा भी बैठा था, समराशि का बैठा था, इस वजह से भी ये बात बनती है। पर शुक्र के और शनि की बात अगर हम करते हैं तो शुक्र की स्थिति भी यहाँ पे, और शनि की जो स्थिति है वो जन्म कुंडली में लग्न में, यानी कि, और डिग्री देखिए 13 डिग्री 58 कला, ये ग्रह भी युवावस्था का बैठा है, यानी कि शुक्र की अवस्था उच्च की और युवा की या स्वग्रही, और डिग्री में शनि भी युवावस्था के ही हैं। मतलब लग्नेश जहां लग्न को बली बना रहे हैं वहीं जातक के जीवन में स्वास्थ्य का लाभ, आयु का लाभ, मर्दानगी का एहसास कराने वाला, और व्यक्ति कभी भी किसी के सामने आंसू ना बहाए, वो राजा बन के ही रहता है, और न्याय और दंडाधिकारी होता है। वो कभी भी मालिक ही बनेगा। धातुओं का कारोबार करना चाहे आसानी से कर सकता है, आभूषण का कारोबार करना चाहे आसानी से कर सकता है, बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करना चाहे कर सकता है, क्योंकि ये स्थिति बनती है। बर्तनों का कारोबार करना चाहे तो कर सकता है, आभूषण में कशीदाकारी, और अपनी अगर कोई छोटी मोटी दुकान या कुछ भी अगर ऐसा व्यवसाय करना चाहता है तो निस्संदेह शुक्र, शनि और थोड़े बहुत मंगल से प्रभावित भी कारोबार में व्यक्ति जा सकता है। वैसे दशम स्थान के अधिपति मंगल गुरु के नक्षत्र में है, व्यक्ति सोने चांदी का या स्वर्णकार का काम जैसे कि ये करते हैं तो इस क्षेत्र में व्यक्ति आगे जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दूध से बने सामग्री की दुकान, कपड़ों का कारोबार, मेवा, मिश्री, मिष्ठान, इन सब चीजों का कारोबार भी व्यक्ति कर सकता है। ये स्थिति है इनकी कुंडली की। और राहु और केतु की स्थिति, राहु जन्म कुंडली में 22 डिग्री के बैठे हैं और विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र गुरु का, गुरु किसके नक्षत्र में? राहु के, यानी कि यहाँ पे दोनों का परिवर्तन। और जरा समझिएगा ध्यान से, तो ये दोनों वृद्ध होकर के बैठे हैं। अब जरा स्थिति को समझने की बात है, तो राहु के वृद्ध हो जाने के कारण अगर उसकी जो निगेटिविटी अपने लेवल पे जो होने वाली थी, क्योंकि वो पापक ग्रह है और पापक ग्रह होकर के दो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, वो छाया ग्रह है, तो उनके जैसी प्रवृत्ति धारण करे, पर फिर भी कंफ्यूजन में रखे। क्यों? क्योंकि वो तुला राशि में बैठा है, तो दैनिक आय को कभी कभी वो इरेगुलर करेगा या इरेगुलेट करता है या उसको परेशान करता है, और साथ ही साथ व्यक्ति में निर्णय लेने के प्रभावों को कमजोर करे। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि का प्रभाव चंद्रमा पे है, बुध का प्रभाव अष्टम पे है, चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव, तो ये तीन स्थितियां, और सूर्य भी चूंकि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में सहायता जरूर करेंगे, वो अष्टम में बैठे हैं, तो ये जो स्थिति है वो चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहा है और बुध को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बुध के आगे ही जस्ट उसका हंता बैठा हुआ है। तो इस स्थिति से, हंता तो नहीं, राहु दोषम बुद्धो हन्यात कहा जाता है, राहु के समस्त दोषों का बुध हनन कर देते हैं। तो यहां तो वैसी स्थिति नहीं बन रही है, परंतु फिर भी अगर बुध के आगे एक ऐसा ग्रह बैठा है, उसके आगे उसके गुरु बैठे हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रभाव तो रखना होगा। लग्न के अधिपति या धन के अधिपति भाग्य भाव में बैठे, ये महाभाग्यशाली योग। भाग्य के लाभ के अधिपति भाग्य में बैठे, महाभाग्यशाली योग। सुख के अधिपति भाग्य में बैठे, ये भाग्यशाली योग। जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति पंचम में बैठे, ये बहुत बेहतर उपाय और बहुत अच्छा परिणाम देने वाला। लग्न के अधिपति लग्न में बैठे और वक्री हैं 13 डिग्री के, इनका कुछ प्रभाव यहां का भी रहेगा।
इस वजह से व्यक्ति के काम में विलंब और थोड़े बहुत दूर और यात्रा में जाना और अपने प्रभावों को कई बार व्यक्ति कमजोरी से पेश कर पाता है, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में, बुध भी अष्टम में, चंद्रमा भी शनि से प्रभावित, राहु का प्रभाव और शनि वक्री यानी कि थोड़े प्रभाव कमजोर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बजरंगबली की पूजा कर लेनी चाहिए और उसको बहुत ज्यादा स्वादोलुप नहीं होना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में अब यहीं तक इतना बताऊंगा, कल बाकी के अन्य कुंडली पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।